जी आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, खुश आमदेद कहती हूँ। आज हमने दो खबरों पर जरा थोड़ा सा तज्जिया लेना है। डॉक्टर मुक्तदर खान, प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू वेरी मच आलिया। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। जी डॉक्टर साहब, दो टॉपिक्स पे मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ सर। एक टॉपिक तो ये है कि इंडिया ओपन्स लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन न्यू डिफेंस पुश। ये है डॉन की खबर, बाकी जगहों पे भी पब्लिश हो रही है। इसकी डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक और खबर पर बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये खबर मुझे सिर्फ इंडियन मीडिया पे, हिंदुस्तान टाइम्स में मिलती है, इसके ऊपर वीडियो वगैरह, और उसमें ये कहा जा रहा है कि रशिया वांट्स पाकिस्तान आफ्टर यूक्रेन बेट्रेयल, यानी पाकिस्तान ने शायद उसके साथ कोई धोखा कर दिया है, और उसमें ये है कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन को कहीं इस तरफ से कोई असलहा तो नहीं भेजा गया, ये तो नहीं भेजा गया। अच्छा, इस पे मैं पहले आपको अपना नुक्ता नजर बता दूं, और मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर जरा फरमाएं कि मैं तो इस पे ही बड़ा हैरान हुई कि अच्छा, हम भी ऐसी चीजें बना लेते हैं कि जो हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ये जो है कि धोखाधड़ी या आपने बेवफाई की, इसके ऊपर ये है कि हमारी तो रशिया से कोई ऐसे ताल्लुकात ही, यानी अभी सिर्फ बहुत अरसे के बाद हुआ, और वो भी तेल का। तो फिर वो मैक्सिमम जो है वो क्या होगा कि जी तेल उस तरफ से वो हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे एंगल से बात करने वाले, लेकिन प्लीज मुझे इसके ऊपर फरमाइएगा। कुछ जगहों पर जो है मुझे खबर मिल रही। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिवाय इंडियन मीडिया के कोई इसको कवर नहीं कर रहा। तो इंडियन मीडिया में ही काफी इस पे तवज्जो है। दूसरी चीज ये है कि मैंने उन खबर को पढ़ी है, और मेरे ख्याल से देयर आर टू थिंग्स गोइंग ऑन न्यूज रिपोर्ट्स में। एक रिपोर्टिंग चल रही है, दूसरी इंडिया की एक नैरेटिव चल रही है। मुझे थोड़ा सा शक है कि कहीं डिले हो गया। आई थिंक दिस वाज टू बी टाइम्ड विथ आपके फॉरेन मिनिस्टर की ट्रिप टू रशिया। सोचिए अगर बिलावल भुट्टो रशिया में, मॉस्को में पहुंचकर मदद मांगते हैं कि भाई हमको तेल थोड़ा सस्ते में दे दें, प्रोवाइड अस विद सम बेनिफिट्स, और ये मीडिया में ब्रेक हो रही होगी न्यूज, इट वुड हैव बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट एम्बैरेसमेंट टू हिम। लेकिन अगर आप, मेरे ख्याल से फ्रंटियर पोस्ट नाम का कोई अखबार है जिसमें जो तफसील से जो डिटेल्स है, इट इज वेरी क्लियर कि ये रॉ ने रिलीज की है मीडिया के लिए। फ्रंटियर पाकिस्तान का आप कह रहे हैं? नहीं, पोस्ट की बात कर रहा था मैं, भी डिटेल्स में पढ़ा। मेरे ख्याल से दैट इज द प्लेस जहां पौकी शर्मा गई हैं आजकल वायरल से। हाँ। जी डॉक्टर साहब, मैं कहती कि पाकिस्तान में भी एक फ्रंटियर पोस्ट हुआ करता था, जो अब मेरा ख्याल है दी पोस्ट या इस तरीके से इस नाम से है, इसलिए मैंने शायद उसके उसमें काफी डिटेल है। तो उसमें ना सिर्फ उन्होंने आइटमाइज किया है कि पाकिस्तान ने क्या बेचा है, यानी फॉर एग्जांपल वो जो मोटर के शेल्स हैं वो शेल्स बेचे, बेसिकली एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, और उसके बदले पाकिस्तान को क्या मिल रहा है यूक्रेन से। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास यूक्रेन के 320 टैंक्स, तो उसकी जो सर्विसिंग और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है $86 मिलियन का, वो भी पाकिस्तान को मिल रहा है इन एक्सचेंज फॉर सेलिंग दीज वेपन्स। उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी कहा कि किस पानी के जहाज से ये सामान जा रहा है। इट इज गोइंग ऑल द वे टुवर्ड्स ग्रीस से वो पोलैंड से यूक्रेन को जाएगा। तो डेट्स वगैरह भी काफी डिटेल से रिलीज की है इंफॉर्मेशन। सो इट इज वेरी क्लियरली एन इंटेलिजेंस लीक, आपके पास से कहीं इंटेलिजेंस लीक हुई। दूसरी चीज ये है कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक खबर आई थी, आपको याद है, एक प्लेन गिरा था जिसमें हथियार थे। सो द अजम्पशन वाज कि ब्रिटिश एयरफोर्स का प्लेन था जो पाकिस्तान से हथियार, गोलियां वगैरह लेकर यूक्रेन की तरफ जा रहा था। सो देयर वाज दिस रिपोर्ट 4-5 महीने पहले। मेरे पास वक्त नहीं था टू पुल इट ऑफ, सो डिटेल्स में नहीं। सो देयर वाज दिस फीलिंग के, लेकिन द टोटल अमाउंट इज, मतलब ये बिलियंस वाला डील नहीं है, ये मिलियंस की डील है। इट इज a few hundred million का टोटल डील है पाकिस्तान के लिए। सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज का जो मसला है, प्रॉब्लम, उसको सॉल्व नहीं करेगा। बट द कॉनोटेशंस ये है कि बिकॉज पाकिस्तान इज हेल्पिंग द वेस्ट
आर्म यूक्रेन, वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान की तरफ के लिए मदद वगैरह, यानी फॉर एग्जांपल somebody in Washington will make a phone call to IMF saying जरा हाथ धीरे रखो, इस तरह की चीजें, तो फॉरेन एड मिलने में पाकिस्तान को थोड़ी आसानी होगी बिकॉज दे आर हेल्पिंग द वेस्ट. दैट इज द असम्पशन. दूसरी चीज ये है कि जो रशिया वाला नैरेटिव है ना, रशिया इज अपसेट, रशिया को धोखा हो गया, ये मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से दिस इज देयर स्पिन नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं वो, ताकि जो आपको चांसेस थे जो तेल शायद सस्ते मिले वो अब नहीं मिलेगा. इफ सम सीनियर रशियन एग्जीक्यूटिव who's going to make the decision, अगर वो पढ़ लेता है ये खबर, तो आई एम श्योर इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट हैप्पीली. तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान या रशिया की तरफ से कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आता है इस मसले पर या नहीं. दैट इज द क्वेश्चन टू लुक एट. जी ओके डॉक्टर साहब, आपने जो ये तज्जिया पेश किया उसमें एक तो ये कि जो IMF तो हमारे साथ मजीद बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, वो तो हर थोड़ी देर के बाद एक डिमांड आ रही है, उसको तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था, इसके बाद वो तो उल्टा हो रहा है. दूसरी एक और बात, ये जो हम बात कर रहे हैं ना सर, ये असल में जो जब आप इसको पढ़ते हैं खबर को तो पता ही चलता है कि ये किसने कही है. ये कहा गया है रशियन एम्बेसडर टू इंडिया डेनिस एलिपोव, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसका ये इसके अंदर वो कोट किया गया है कि उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. तो रशिया ने पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं कहा, यानी या तो पाकिस्तान के पे कहते, यानी वहां पर अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ये वाली बात करना तो ये अजीब सी बात है. अच्छा सर, इसमें एक और बात ये भी है कि अगर आप देखें वेस्ट और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर अब हम रशिया की बात कर लें तो अगर हम पास में जाएं और अभी तक देखें तो बहुत सारे ऐसे रहे इवेंट्स दुनिया में और मौके के, उन्होंने भी ऐसा काम, यानी दूसरों को जो है वो असलहे की जो बात की जा रही है हो रहा है. तो फिर ये क्यों बात, यानी मैं सिर्फ इसको मैं इसको ये नहीं कह रही कि सही किया या गलत किया, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या दुनिया में इस तरह के कोई कवानीन हैं कि ये गलत है और ये सही है, और उनको फिर कंट्रीज फॉलो करती हैं क्या? नहीं, देखिए दिस इज ये जो लफ्ज है कोलिशन ऑफ द विलिंग कहते हैं ना, तो दिस इज ए कोलिशन ऑफ द विलिंग जो यूक्रेन को मदद कर रहा है. तकरीबन 50 कंट्रीज का ये एक कोलिशन है विच इज डिटरमाइंड, जिसमें नेटो भी है और नेटो से हट के वेस्टर्न जो एलाइज है वो भी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं. और कल मैं एक यहाँ पर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था मिड अटलांटिक, जहाँ पे जेक सलिवन भी थे, केन्या के प्रेसिडेंट भी बात कर रहे थे बाय जूम. तो एक रिपब्लिकन सेनेटर कॉल्ड पोर्टमैन, रॉब पोर्टमैन आए हुए थे. तो जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो इंट्रोड्यूस किया गया कि ये रिलेंटलेस सपोर्टर है यूक्रेन के, और इतनी तालियां बजी हॉल में. सो एक वेस्ट में इसको एज ए मेजर मॉरल इनिशिएटिव देखा जा रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करना. और वो जो नैरेटिव पैदा हो गया कि यूक्रेन इज फाइटिंग फॉर ग्लोबल डेमोक्रेसी अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन, तो उसमें ये हो गया है कि अमेरिका इज एबल टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर. आपने ये भी खबर सुनी होगी कि यूक्रेन के एक सीनियर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने डिमांड किया कि अमेरिका इंडिया पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, रशिया को रेवेन्यू मिल रहा है, इंडिया का भी फायदा हो रहा है, रशिया का भी फायदा हो रहा है, और वो रिफाइंड ऑयल वापस वेस्ट को भी आ रहा है इंडिया से. तो वेस्टर्न ऑयल सप्लाईज कट नहीं हो रहा है इसकी वजह से. उसके बावजूद यूक्रेनियंस आर डिमांडिंग के सेकेंडरी सैंक्शंस, और सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से इंडिया ने ईरान के साथ जो ताल्लुकात थे इकोनॉमिक उसे कम कर दिया. ईरान से जो ऑयल खरीदता था इंडिया, they reduce that because they're afraid of secondary sanctions. So they're not violating the law. Secondary sanctions ऐसे होते हैं कि मैं कह देता हूं कि भाई आलिया, अगर आप पाकिस्तान में किस तरफ ड्राइव करते हैं, रोड के राइट साइड या लेफ्ट साइड? सॉरी सर, पाकिस्तान में राइट साइड ड्राइव करते हैं रोड के या लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं? लेफ्ट साइड जी. हाँ, तो मैं कहता हूं आलिया, अगर आप राइट साइड ड्राइव करेंगे तो मैं आपके शो पे नहीं आऊंगा. तो आप कह रहे हैं जहां झक मरा है, हु केयर्स, बहुत दूसरे एनालिस्ट को मैं, बट लेट्स से कि यू वांट मी ऑन द शो अगेन एंड अगेन, तो ये कहेंगे यार खान साहब बहुत मुश्किल है, यहाँ पे सब लेफ्ट पे ड्राइव कर रहे हैं, मैं कैसा राइट पे ड्राइव करूं? बट यू मे डिसाइड नॉट टू ड्राइव एंड डिसाइड टू टेक अ बस टू हैव द शो. तो इस तरह का डिमांड है वेस्ट का
कि भाई इट इज नॉट अ लॉ, यू आर नॉट वायलेटिंग द लॉ, बट अगर आप रशिया के साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके जो कंपनीज रशिया को तेल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या हथियार दे रहे हैं, हम उसको, रशिया ने बहुत डिमांड किया है एम्यूनिशंस, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बेचा रशिया को। मुझे लगता है कि रशिया से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, रशिया से फ्री में तेल मिल जाता अगर यही, लेकिन वही डर से कि अमेरिका विल से ठीक है हम आपके F-16 को सर्विस नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस जो आ सकते हैं, इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द लॉ, इट इज अ वायलेशन ऑफ योर डिपेंडेंसी। अगर आपको डिपेंडेंसी है किसी पर तो आप नहीं कर सकते ये बात। सो that's the kind of thing it is. It is not illegal to support Russia, लेकिन अगर आप रशिया को सपोर्ट करेंगे तो वेस्टर्न एलाइज आपको जहां भी they can hurt you, they will hurt you. That is their demand. देखिए अफ्रीका को भूखा मार दिया इन लोगों ने, और फिर एड भी दे रहे हैं अफ्रीका को। अफ्रीका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फूड इनसिक्योरिटी का है, फूड इनसिक्योरिटी इसके वजह। जी, इंडिया को अगर देखें तो वो अपनी मर्जी के स्टैंड्स लेते हैं, उनके ऊपर तो कोई वो ऐसा इस तरह से नहीं कर पाती। देखिए ये जो मतलब आप 2014-15 में अगर आप जाके देखें, जब ट्रंप 17 में शायद ट्रंप ने विड्रॉ किया ना JCPOA में से, तो जब इंडिया के ऊपर जो दबाव पड़ा, इंडिया स्टॉप इट्स डीलिंग्स विद ईरान, राइट। लेकिन इंडिया की जरूरत 2017-18 से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है इंडिया अब। नाउ इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, नाउ इट इज द 3rd बिगेस्ट डिफेंस बजट दुनिया में, और अमेरिका की डिपेंडेंस और इंडिया की जरूरत बढ़ गई है ना, पिछले 4-5 साल में ज्यादा हो गई है। सो इंडिया इज इन अ मच स्ट्रॉन्गर रिलेटिव पोजीशन। तो इंडिया को मतलब दे आर नॉट हैप्पी विथ इट, बट दे आर नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज दे आर थिंकिंग कि हमको तो इनसे बहुत जरूरत है। तो इस मसले पर अगर हम इंडिया से झगड़े कर लें तो दूसरे सारे मसले हमारे खराब हो सकते हैं। सो दैट इज वाई मतलब जिस तरह की पाकिस्तान की वन वे डिपेंडेंसी है ऑन द वेस्ट, इंडिया की उस तरह नहीं है। इट्स नॉट, दे आर इंटरडिपेंडेंट है। इंडिया ट्रेड भी करता है, अमेरिका इज द बिगेस्ट, सो द रिलेशनशिप इज डिफरेंट। अगर आप अगर 10-15 साल पहले चले जाए, जब अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे थे, पाकिस्तान के थ्रू सारे हथियार सप्लाईज जा रहे थे, फिर रिमेंबर ना रोड बंद कर दी थी एक बार पाकिस्तान ने, तो उस तरह की पाकिस्तान की डिपेंडेंसी थी। तो उस वक्त पाकिस्तान हैड लेवरेज विद अमेरिका, अब नहीं है, अब कुछ भी लेवरेज नहीं है। आपसे जो टॉपिक है वो ये है कि डॉन में भी पब्लिश हो रही है और भी दीगर जगहों पर ये खबर कि इंडिया ओपन्स लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन न्यू डिफेंस पुश, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 एयरक्राफ्ट ईयर की बात की जा रही है, और इसमें जो है डिफेंस सेल्फ रेजिलियंस के उस पर ये किया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप इस खबर से? आई मीन ये कर्नाटका में फैक्ट्री खुली है, अभी इनॉग्रेट हुई है, दे आर गोइंग टू बी मेकिंग हेलीकॉप्टर्स। I don't know what they mean by the biggest factory, क्योंकि in the beginning वो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाएगा शुरू में, यानी हेलीकॉप्टर्स जो अगर आपको एम्बुलेंसेस के लिए चाहिए हेलीकॉप्टर्स, उसके लिए यहाँ पे तो हमारे पास स्टेट्स, पुलिस, सबके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, हॉस्पिटल्स के पास भी होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह, क्लिनिक्स और एम्बुलेंसेस वगैरह। तो इस तरह हेलीकॉप्टर्स यूज भी करते हैं पानी डालने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इस तरह की चीजों के लिए। तो उस तरह का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इमरजेंसीज में, पुलिस के लिए, वीआईपीज, इंडिया में तो वीआईपीज भी इस्तेमाल करेंगे उसको टू गो फ्रॉम हियर एंड देयर। सो उस तरह के वो बनाएगा। फिर इसके बाद दे विल स्टार्ट बिल्डिंग मोर एडवांस स्ट्रेटेजिक हेलीकॉप्टर्स जो खासतौर से हिमालयाज वगैरह में इस्तेमाल होंगे, सो सप्लाईज के लिए भी और फाइटिंग कैपेबिलिटीज भी। तो यू कैन हैव असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह। So that is what they are planning to move. ये जरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वी हैव टू सी कि कितने साल लगेंगे बिफोर इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एट द 1000। यहाँ पर हमारे पास डेलावेयर में फैक्ट्री है हेलीकॉप्टर, वो भी 100 से ज्यादा बनाती है। आई कुडंट चेक कि वो कितने चिनूक हेलीकॉप्टर्स बनाती है, काफी एडवांस किस्म के। सो वी डोंट नो हाउ मेनी दे मेक। तो वो बिगेस्ट फैक्ट्री इन एशिया या बिगेस्ट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, जब वो मैन्युफैक्चर करे तो वी विल सी। बट इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि
India should become आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस। तो इंडिया में अभी एक बहुत बड़ी ड्रोन की एग्जीबिशन हुई, so they are trying their best to build domestic technology से। जंग के मामले में अगर if you are preparing for war, अगर आप किराए के हथियार या खरीद के हथियार लड़ते रहेंगे तो you will run out of that supplies at some point ना। और अगर जो आपका सप्लायर है अगर उसके साथ इख्तिलाफ हो जाए ड्यूरिंग द जंग या जंग से पहले तो आप फंसी जाएंगे ना। So that is a problem. So if you want to be a real power, देखिए जब अमेरिका अगर जंग को जाएगा तो हम क्या दूसरों पे थोड़ी डिपेंडेंट है, हम हमारे हथियार खुद बनाते हैं। In fact, usually other countries also have our weapons. So we are not dependent on anybody किसी भी चीज के लिए, हथियार के लिए। We will make them all ourselves. That is the real military strength. कि ना था आपके पास बड़ी फौजें हैं, बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी हथियार है, बट वो हथियार आप बनाते हैं। तो इंडिया इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स दैट स्टैचर। अभी उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी कमीशन किया शायद सितंबर में लास्ट ईयर। इंडिया हैज नाउ बिकम ट्रिपल न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है, यानी इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल जमीन से, हवा से और अब समंदर से भी फायर कर सकता। तो एक डोमेस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है जो विच कैन फायर। सबमरीन्स की एक एडवांटेज ये है, उसको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। सेकेंड स्ट्राइक से मतलब ये है कि आई मीन दिस इज एन अनइमेजिनेबल थिंग, बट लेट्स से कि आप किसी से जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने आपके पूरी जमीन पे जितने भी बेसेस है सारे के सारे तबाह कर दिए, बट यू कैन स्टिल हैव अ सबमरीन समवेयर हाइडिंग जो वहां से फायर कर सकती है, रिटर्न फायर। सो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी आपके सारे एसेट डिस्ट्रॉय हो गए लैंड पर, उसके बावजूद यू कैन स्टिल अटैक। सो वो सारे इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है, यानी वो खरीदे हुए नहीं है, वो बनाए हुए हैं। So this is an important major strategic step इंडिया जो ले रहा है, saying कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। We are going to become reliant and self-reliant on in the defense industry ताकि हमको दूसरों पर, but there are limits to that। मैं आपकी वो रिक्वेस्ट आने के बाद मैं मेरा पहला ख्याल नैट्स की तरफ गया। तो इंडिया की जो इनिशियल एयरफोर्स थी उसमें नैट नाम का एक जहाज था जो इंग्लैंड से खरीदा गया था, फिर इंडिया खुद उसको बनाने लगा, फिर वो उसका नाम अजीत है। तो खासतौर से 1971 की जंग में पाकिस्तान हैड सुपीरियर एयरफोर्स फाइटर्स। पाकिस्तान के पास हमेशा टेक्नोलॉजिकली हथियार एडवांस रहे इंडिया से, बिकॉज दे वर बाइंग और गेटिंग देम फ्रॉम द यूएस। सो स्टार फाइटर्स, सेबर फाइटर्स वगैरह थे, लेकिन the Nats performed so well कि उनको सेबर स्लेयर कहने लगे 71 के बाद से। तो ये होममेड थे अजीत, उसको अजीत कहते हैं। अजीत HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पब्लिक सेक्टर ने मैन्युफैक्चर, लेकिन ये इंडिया 20, 25, 30 साल से फाइटर जेट्स बना रहा है, लेकिन अब भी दे आर बाइंग रफाल। अभी कुछ 70 रफाल खरीदे सम। तो व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज एयरफोर्स के मामले में 30 इयर्स से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद अभी तेजाज वगैरह भी बन गए हैं और उसको भी एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया। येट एट द कटिंग एज ऑफ फाइटर टेक्नोलॉजी इंडिया इज स्टिल बाइंग दैट। तो इंडिया शुड बी केयरफुल के सेकेंड रेट वेपन्स पे आत्मनिर्भर नहीं होना। यू नो they are making second rate fighters and then buying the cutting edge fighters from outside. So यानी the true आत्मनिर्भरता ये होगी कि आप तेजस, आप रफाल खरीदने से पहले आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से क्या ये तो उससे बेहतर है, हम ये यूज करेंगे। Okay. समझे? जी, कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आखिरी मेरा सवाल आपसे कि ये जो अब हम हेलीकॉप्टर्स की इसकी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो भी है, ये क्या अगर हम इसको जियो पोलिटिकल एक नैरेटिव में देखें तो ये चाइना के लिए कंसर्निंग है, बहुत ज्यादा होना चाहिए, होगा, या पाकिस्तान के लिए? ये इस सिचुएशन पे जरा प्लीज आखिरी आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए कि जो हम एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं ये जी प्लीज।
एक सेकंड, जो टेक्नोलॉजी जो इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, खासतौर से इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर, दे आर गोइंग टू, जो मिलिट्री पार्ट है, दे आर गोइंग टू बी डिजाइन फॉर ऑपरेशंस इन हिमालयस, तो माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इंडिया के लिए गुड फॉर्च्यून ये है कि जिस टेरेन पे वो चाइना से लड़ेगा, वेरी सिमिलर टेरेन पर वो पाकिस्तान से लड़ेगा। तो बेसिकली दे डोंट हैव टू हैव टू काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये नहीं कि अगर वो कहीं दूसरी जगह होता है, यहाँ पे डिजर्ट है, यहाँ पे माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स के लिए जो हथियार तैयार कर रहे हैं वो डिजर्ट में शायद ना चले, वैसा सिचुएशन नहीं है। सो इट इज फॉर्चुनेट फॉर इंडिया कि यस देयर आर टू फ्रंट्स, और आर्मीज डिवाइड हो जाती है, रिसोर्सेज डिवाइड हो जाती है, लेकिन द टेक्नोलॉजी नीडेड टू फाइट पाकिस्तान ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर इज नॉट वेरी डिफरेंट। ये और बात है कि मतलब चाइना इज ऑल्सो एन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर। चाइना के भी जितने भी ज्यादा वेपन्स वगैरह हैं वो उसके हैं, उसी के बनाए हुए हैं, एयरफोर्स, नेवी वगैरह। इनफैक्ट मतलब इंडिया में ये बात बड़े जोश और खरोश से कहते हैं, दे हैव नॉट बीन टेस्टेड, बैटल हार्डन नहीं है। लेकिन चाइना ने प्रॉक्सी वॉर्स बहुत लड़े हैं, वियतनाम के थ्रू, कोरियन वॉर में भी वो हिस्सा लिए अगेंस्ट यूएस। सो दे हैव एक्सपीरियंस, और खुद इंडिया से भी वो लड़े हुए हैं, सो दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया आल्सो 62 में। सो वी कैन सी, और ये जो नए इंडिया के भी जो नए वेपन्स हैं, मतलब इंडिया कारगिल में एक जंग लड़ी है, बट उसके बाद से ऐसा ऑल आउट मेजर वॉर नहीं लड़ी ना 70s के बाद से, जिससे सारी एयरफोर्स, लैंड फोर्सेस वगैरह पूरे वेपन्स जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है, दे आर आल्सो नॉट रियली बैटल टेस्टेड। जी मैंने कहा ना लड़े तो अच्छा है, ना ही हुआ ऐसा कोई जंग। दैट इज द बेस्ट थिंग कि बैटल ना हो। लेकिन मतलब दे आर प्रिपेयरिंग, दैट्स द होल पॉइंट कि ये सारा का सारा चाइना को लेकर प्रिपरेशन हो रहा है कि इंडिया इज विलिंग टू स्टैंड अप टू चाइना। और ये इससे देयर इज आल्सो दिस एडवांटेज ना, अगर इंडिया की मीडिया में इतना हाइप हो के ओके वी आर बिल्डिंग हेलीकॉप्टर्स टू फेस द चाइनीज थ्रेट, वी आर बिल्डिंग दिस टू फेस द चाइनीज थ्रेट, सो द वेस्ट में इससे थोड़ा खुशी भी होगी ना कि ओके इंडिया इज विद अस अगेंस्ट चाइना। अभी यहाँ पे बलून को लेकर काफी डिबेट्स हुए हैं कि चाइना के साथ किस तरह से रिलेशंस, और एंथनी ब्लिंकन ने उनकी विजिट को कैंसिल भी कर दिया है, कोई स्केड्यूल भी नहीं है कि कब जाएंगे। So the things of, you can say कि US-China relations today are not as good as they were 10 days ago. तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ, रियल और परसीव्ड, वेस्ट में इंडिया का स्टॉक बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर मुक्तदर खान के हवाले से मैं एक बात आपको बताती चलूं कि ये ऑथर हैं, किताब है इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस। ये किताब डॉक्टर मुक्तदर खान ने भेजी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतनी दूर से 7 समंदर पार से मेरे लिए ये एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट भेजा है, अपनी किताब। मैं इसको पढ़ूंगी और फिर मैं आपको इसके हवाले से फीडबैक देती हूँ। इसमें पाकिस्तान की ब्लास्फेमी के ऊपर मैंने एक केस स्टडी की है, सो दैट इज प्रोबब्ली समथिंग वी कैन टॉक अबाउट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हम बीबी का केस तफसील से स्टडी की। जी जी, वो चैप्टर पढ़ के उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। टाइटल इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया आपने, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।